हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द PYQ में। और चूंकि समय बहुत कम रह गया है, 22 तारीख है और आज से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है क्विज फॉर्म में करा दिए जाए। कुछ क्विज फॉर्म होंगे, कुछ डायरेक्ट थ्योरी होगी। देखते हैं किस प्रकार हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो हम दोनों लोग हैं यहाँ पर और हम लोग इस क्विज को करेंगे। हेलो एवरीवन। तो हाँ, ये बात सही है कि टाइम बहुत कम है और हम लोगों को जल्द से जल्द जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करना स्टार्ट करना चाहिए। तो सर आप स्टार्ट करिए फर्स्ट क्वेश्चन के चलिए, तो साथ। पहला क्वेश्चन बताइए मैम कि 2025 फरवरी की बात है कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र हुआ, तो उसको कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तर भी मैं ही बता दे रहा हूँ डायरेक्टली। मैं हम लोग इस तरह से बात करेंगे, मैं कोई ऑप्शंस नहीं दूंगा, सीधे बता देता हूँ कि फरवरी 2025 की बात है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र जो है वो नोएडा में आयोजित किया गया और इसमें जो मुख्य विषय था वो कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन था। आप पूछिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पहला प्रश्न है, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ खोला गया है? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डायबिटीज़ बायो बैंक की और इसको खोला गया है चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में इसकी स्थापना हुई है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा और इसके साथ ही क्योंकि चेन्नई में हुआ है तो मद्रास का मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन जो है, इन दोनों ने मिलकर इसको खोला है। अगली न्यूज है यहाँ पर, अगला प्रश्न है आपके लिए कि नवंबर 2024 में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक शहर को वहां पर पहली बार डबल डेकर ईवी बस सेवा का शुभारंभ किया है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, गौतम बुद्ध नगर, ललितपुर, मथुरा या फिर लखनऊ। तो आपको बताना है कि कौन सा सही होना चाहिए। अब इस तरह तो मुझे लखनऊ का ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा जी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो नवंबर 2024 की बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नागरिकों के लिए पहली बार डबल डेकर ईवी बस सेवा शुभारंभ किया और कामता से ये बस जो है वो चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, सुशासन दिवस। ठीक है, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वीं जयंती पे सुशासन दिवस मनाया 25 गया है। दिसंबर को शायद उनकी जी जयंती जी है। जी जी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? सुशासन दिवस पर। जी जी। तो मैं इसका आंसर अगर आप कहें तो मैं डायरेक्ट बता दूं? नहीं, आप पूछ लीजिए ऑप्शन। नहीं, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताना चाहूँगी क्योंकि कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। तो इसमें है डायरेक्ट आंसर, मैं आपको बता रही हूँ, विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल। अच्छा, कर्मयोगी पहल जो शुरू हुई है जी वो इसी दिन शुरू हुई है, सुशासन दिवस के दिन। हाँ, लेकिन विकसित यहाँ पंचायत। विकसित पंचायत लगा हुआ है जी क्योंकि बिल्कुल इसमें बिल्कुल, कर्मयोगी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए ये दिया गया है। अच्छा ठीक है। अगला प्रश्न है कि महाकुंभ 2025 में जो भी श्रद्धालु आए थे उनके लिए एक चैट बॉट जो है विकसित किया गया था जिसमें सह AI और याक। ठीक है, तो कुल पूछ रहा है कि कितनी भाषाओं में सूचनाएं प्रदान करता था। तो जानकारी के लिए बता देता हूं कि 11 भाषाओं में ये चैट बॉट जो है जानकारी प्रदान करते थे, जिसमें लिख के बोल के सूचनाएं प्राप्त की जा सकती थी। ठीक है, हाल ही में घोषित भारत का 57वां बाघ अभयारण्य रातापानी जो है, ये किस राज्य में स्थित? ये मध्य प्रदेश में है आई थिंक, रातापानी जी बाघ। और चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व 57। 57th है रातापानी टाइगर रिजर्व। इसके बाद एक और आ चुका है जिसका नाम है माधव। माधव भी मध्य प्रदेश में ही आया है। अगली न्यूज है कि नवंबर 2024 में एमएसएमई विभाग द्वारा किन स्थानों पर 2 निजी औद्योगिक पार्कों की मंजूरी दी गई? तो सहारनपुर और मुरादाबाद में ये 2 ऐसे स्थान हैं जहां पर निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। ठीक है ना? और ये निर्णय जो लिया गया है प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन योजना का हिस्सा है, जिसको प्लेज योजना बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न एक और बता देता हूं कि नवंबर 2024 में ही जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने एक डबल डेकर ट्रेन की शुरुआत की थी, वो बस की शुरुआत की थी, वो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन उसके साथ ही एक प्रश्न यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा है मुझे, वो ये है कि जो दीपोत्सव हुआ था 2024 वाला, उसमें उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग अयोध्या की राम की पैड़ी जो है वहां पर कुल 25.12 लाख दीप प्रज्वलित किया था, जो कि अपने आप में एक गिनीज रिकॉर्ड है और ये 1121 लोगों के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश का एक PPP मोड पर बने मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल का नाम पूछा हुआ है कि मेडिकल कॉलेज भी है और उसमें हॉस्पिटल भी है, तो उसका नाम पूछा हुआ है, तो वो है KMC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ठीक है, ये महाराजगंज जिले में स्थित है। अब आप पूछिए मैम। अच्छा ठीक है, वही मैं आपसे बोलने वाली थी, क्या मैं पूछूं? तो यहाँ पे माउंट सेमेरू जो है वो किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में आई थिंक मैम। जी जी बिल्कुल। क्या है मैम ये? ये एक एक्टिव वल्केनो है और अभी जल्द ही इसमें विस्फोट हुआ है।
अच्छा, ओके, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है कि इस अभियान को अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया था, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत अगले 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करने का लक्ष्य है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है कि इस अभियान को, यानी कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया था और 10 साल में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की, यानी कि माइक्रो यूनिट्स जो है इसकी लगाई जाएंगी। साथ ही में 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष इसमें वित्त पोषित करके स्वरोजगार भी दिया जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं सेल्फ फाइनेंस की इसमें सुविधा दी गई है। ये अक्टूबर 2024 में जो मंत्रिपरिषद है उत्तर प्रदेश का, उससे स्वीकृत हुआ है। चलिए अगला पूछिए। हाल ही में मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है, तो इनसे संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, जैसे कि ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे और इसके अलावा इन्हें 1995 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो देखिए स्टेटमेंट तो पहली बिल्कुल करेक्ट है कि 13वें ही थे मेरे हिसाब से, और 13-14 में ये रहे होंगे, और फिर 15-16 में प्रधानमंत्री मोदी मुझे लगता है, 18वीं लोकसभा, एक कम होना चाहिए। सही है, और 13वें प्रधानमंत्री थे और इनको पद्म विभूषण जो है वो 1995 में नहीं 1987 में दिया गया था। अच्छा, 1987 में पद्म विभूषण या भूषण? पद्म विभूषण। विभूषण मिला हुआ है, ठीक है। हमारा भी एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिएगा कि आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि ये 5 हेक्टेयर में निर्मित है। तो आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। गोरखपुर में एग्जैक्टली नहीं किया गया है, ये आउटर में है। आउटर में है, तो हाँ बिल्कुल सही है। ये कैंपियरगंज यानी कि महाराजगंज के क्षेत्र में आएगा, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। इसका उद्घाटन मतलब सितंबर में किया गया था लास्ट ईयर, पुरानी न्यूज़ है ये, लेकिन महाराज जनपद में है, तो ये माना जा रहा है कि गोरखपुर वन प्रभाग के अंतर्गत ही वो क्षेत्र आता है और 5 हेक्टेयर में ये निर्मित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव जो है गुजरात में स्थित है, इसका नाम क्या है? मोढेरा है क्या मैम? मोढेरा के अलावा मसाली गांव है ये। मसाली गांव है, ओके। तो क्या ये मोढेरा के जैसे 24/7? जी, यहाँ पर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगाए गए हैं और लगभग सभी घरों में यहाँ पे इस तरह की सौर ऊर्जा जो है वो उत्पन्न किया जा रहा है। ओके, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में हुआ था, तो ये जो संस्करण था वो दूसरा संस्करण था, ये सितंबर के महीने में था। तो न्यूज़ पुरानी है, लेकिन हालांकि अच्छी न्यूज़ है कि जो न्यूज़ थी फिर से मैं बता दे रहा हूँ। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ था, दूसरा ट्रेड शो था। इसका सोर्सिंग का अद्वितीय मंच करके इसकी थीम रखी गई थी और वियतनाम को पार्टनर कंट्री बनाया गया था ट्रेड शो में। वियतनाम को? हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं टोंगा के। इनका नाम है एसाके वालू। ठीक है, एसाके वालू टोंगा। टोंगा कहाँ पे स्थित है? टोंगा मुझे लगता है कि ओशिनिया के आसपास की कोई कंट्री है। अच्छा, शायद जी। ओशिनिया में मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया में ही कोई कंट्री है टोंगा। जी, हाँ, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, एक द्वीप राष्ट्र है। हाँ, तो अगला है कि शुभांशु शुक्ला का नाम आप सबने सुना होगा। ये आईएसएस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। दो स्टेटमेंट है, पहली ये थी। दूसरा है कि शुभांशु शुक्ला मिशन प्रेफरेंस के तहत स्पेस में गए थे। आपको बताना है कि कौन सा सही है। प्रेफरेंस मिशन का नाम तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो बताइए। नहीं, एक्सियम 4 मिशन के तहत गए थे ये। एक्सियम 4 मिशन के तहत गए थे और राकेश शर्मा जो कि 1984 में गए थे, उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। और अभी आपको पता भी होगा कि ये सकुशल लौट भी आए हैं। लखनऊ के रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला और वहीं के जो CMS स्कूल है सिटी मॉन्टेसरी, वहाँ से पढ़े हुए हैं। इनके साथ कुछ लोग गए थे, जैसे अमेरिका के शायद पेगी विट्सन गए थे, पोलैंड के स्लावोज उजानांस्की गए थे और टिबोर कैपू गए थे हंगरी के। तो ये 4 लोग टोटल गए हुए थे शुभांशु शुक्ला के साथ, 3 अतिरिक्त। पूछिए। ठीक है, तो यहाँ पे है टाइम पत्रिका 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? अच्छा, 2024 का? जी, टाइम्स मैगजीन का। तो मुझे लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया था क्या? तो इस बार की मैगजीन का कुछ आया अभी? इस बार की मैगजीन का तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। तो कुछ अध्यक्ष के नाम मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं। जैसे इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है V नारायणन,
ठीक है, याद कर लेंगे। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 को जहां तक मुझे पता है, और 15 अगस्त को। ठीक है, तो इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है, और वी नारायणन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाएगा, वो ज्ञानेश कुमार है। वहीं भारतीय उद्योग परिसंघ, इंडियन इंडस्ट्रीज कॉन्फेडरेशन बोला जाता है, तो उसके जो है वो राजीव मेमानी है। तो एक बार और मैं दोहरा देता हूं, वी नारायणन अध्यक्ष हैं इसरो के, संजय मल्होत्रा है आरबीआई के गवर्नर, ज्ञानेश कुमार सीवीसी है मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी, और राजीव मेनानी है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष। चलिए, ठीक है, यहाँ पे एक नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स दिया गया है। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि भारत को इसमें 49th स्थान मिला है। तो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में केवल एक सही है, केवल दो सही है, या दोनों सही है। आई थिंक केवल 2 सही होना चाहिए जी, सही कि इसकी जो रैंकिंग है वो 49th जो है करेक्ट है, लेकिन रेडीनेस 2024 जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा नहीं जारी किया जाता है। जी जी बिल्कुल, ये वॉशिंगटन डीसी के एक पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा जारी किया जाता है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स, और ये एनआरआई लोगों के लिए जारी किया जाता है। अच्छा, नेटवर्क रेडीनेस मतलब किस तरह का नेटवर्क शायद फैला के रखे हैं, पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, आइए श्याम बेनेगल के बारे में जानते हैं, जिनका निधन हुआ है। ये प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे। ठीक है, इसमें बस फैक्ट ही बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है। और 23 दिसंबर 2024 को इनका निधन हो गया है। इन्हें पद्मश्री मिला था 1976 में, और पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं 1991 में, और वर्ष 2005 में दादा साहब फाल्के अवार्ड में मिला है। तो इनके ऊपर प्रश्न असल में यही पूछा गया था कि इन्हें कौन कौन सा अवार्ड मिला है, तो तीनों ही मिल चुका है, पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के। तो क्रमशः अगर देखा जाए तो पद्मश्री सबसे पहले मिला, 76 में ही मिल गया था, 1991 में पद्म भूषण मिला, और दादा साहब फाल्के मिला है अभी 2005 में। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ कि श्याम बेनेगल का जो पैतृक घर रहा होगा वो शायद कहीं आपके बांग्लादेश के साइड में रहा होगा, और अभी 4-5 दिन पहले की न्यूज़ है कि उनके घर को, वहाँ पर पैतृक घर को गिरा दिया गया है इनकी डेथ के बाद। तो ये काफ़ी एक शर्मनाक घटना है बांग्लादेश की तरफ से। अगला प्रश्न पूछिए मैम। तो यहाँ पे एक तबला वादक थे जिनका नाम था उस्ताद जाकिर हुसैन, इनका भी निधन हो गया है, और इन्हें भी पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इनका जो जन्म है वो 1951 में मुंबई में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, रतन टाटा जी का हाल ही में निधन हुआ, आपको पता भी होगा। तो 2 संबंधित कथन है। पहला है कि साल 2000 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया था, और फिर 2008 में, यानी कि 8 साल बाद पद्म विभूषण दे दिया। तो पद्म भूषण 2000 में और पद्म विभूषण 2008 में दिया, पहला स्टेटमेंट है। एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि एशियन टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट द्वारा 2004 में मानद डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की उपाधि भी दी गई। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ करेक्ट है। पहला तो कहता है कि भारतीय उद्योगपति थे, टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष भी थे, उनका निधन हो गया है 2024 में, अक्टूबर के महीने में। 91 से लेकर 2012 तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष रहे थे ये, और इन्हें 2000 में पद्म भूषण मिलता है, 2008 में पद्म विभूषण मिलता है, और 2004 में जो एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान है उसके द्वारा डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की उपाधि दी जाती है। तो देखिए, रतन टाटा से अगर प्रश्न पूछेगा तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण तक ही मुझे लगता है सीमित रखना चाहिए। ये बाकी जो इन्हें उपाधि दी गई है उस तरह की मानद उपाधियां ये बहुत प्राप्त किए होंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न नहीं आने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्यबाला नामक जो लेखिका हैं, इनको इनके व्यास सम्मान उपन्यास मिला है के लिए शायद। 34वां व्यास सम्मान मिला है, 2024 की खबर है ये। तो किस उपन्यास के लिए कोई इनको मिला है? रामू की डायरी या सोनू की डायरी करके लिखी है? नहीं, कौन देश को वासी? वेणु की डायरी। वेणु की डायरी। कौन देश को वासी? वेणु की डायरी। कौन देश को वासी? वेणु की डायरी। ठीक है, 2005 के मई में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष। तो इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे, मई 2025 में उन्हें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। शॉर्ट फॉर्म में एनएलटी भी बोल सकते हैं, नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, उसके ये एक तरह से कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह सकते हैं कि ये बने हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत एनएलटी के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न। यहाँ पे वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार व नैतिक उपयोग के लिए आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है?
ठीक है, तो यहाँ पे शक्तिकांत दास ऑप्शन नंबर 1 है, रघुराम राजन, राहुल माथन या पुष्पक भट्टाचार्य। तो नहीं पता है मुझे। यहाँ पे पुष्पक भट्टाचार्य जो है वो सही ऑप्शन है। तो आरबीआई की वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं भट्टाचार्य। तो मतलब जो पुष्पक भट्टाचार्य हैं वो किस किस कमेटी के अध्यक्ष हैं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये एक फ्री एआई नाम से एक कमेटी बनी है जिसका उद्देश्य है। चलिए अगली खबर है, यहाँ पर मैं बताऊंगा। अगली खबर है कि 2025 में एक प्रशिक्षित स्काई डाइवर हैं, स्काई डाइवर मतलब कि हवा से छलांग लगाने वाले शायद, उन्होंने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई पर महाकुंभ 2025 का आधिकारिक झंडा फहरा दिया है। तो उनका नाम है अनामिका शर्मा। हाँ, ठीक है, कोई महिला है। हाँ महिला है, इसीलिए इनका नाम जरूरी है। गई थी बैंकॉक में, 13,000 फीट की ऊंचाई पर महाकुंभ 2025 का आधिकारिक झंडा फहरा दी है अनामिका शर्मा जी। ठीक है, तो भारत का अगला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो किसे नियुक्त किया गया? अच्छा, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो मुझे लगता है कि के संजय मूर्ति हैं, उन्हें ही नियुक्त किया गया है। और इसके पहले कौन था मैम? ये कोई मुर्मू थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे। अच्छा, जीसी मुर्मू जी। अभी के संजय मूर्ति जो है इनको किया गया है। ठीक है, के संजय मूर्ति ये नए कैग के अध्यक्ष है। सितंबर 2025 में यूएनजीए के 80वां संविधान मतलब अधिवेशन होने वाला है, अभी 2 महीने बाद। तो उसमें अध्यक्ष किसको निर्वाचित किया गया है? मैं 4 ऑप्शन देता हूं: सुसान ले, एना लेना बैरबाक, बॉबी मुकामला या शार्ली बोचवे। तो इसका तो आंसर मुझे एना लेना बैरबाक लग रहे हैं। हाँ, एना लेना बैरबाक ही जो 80वां जो यूएनजीए का अध्यक्षता होने वाली है, मतलब उसका अधिवेशन जो होने वाला है उसमें ये अध्यक्षता करेंगे। आपको बताना है आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया अभी तो बताया मैम, संजय मल्होत्रा जो है वो नए गवर्नर है। नहीं, आपने आरबीआई का नहीं, कैग का बताया था। नहीं, मैं इसके पहले जो बताया था, आप ध्यान से नहीं सुन रही हैं। तो आरबीआई का गवर्नर भी बताया था मैंने, जब 4 लोगों का नाम बताया था कि इसरो के चेयरमैन कौन है, आरबीआई का गवर्नर कौन है, सीईसी कौन है। चलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 लोगों का नाम। तो यहाँ पर पहला नाम बता रहा हूँ, थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी थी, लास्ट ईयर ही बनी थी। उनका नाम है पेंटोंग टार्न शिनावात्रा। तो नाम याद रखिएगा, शिनावात्रा नाम याद रखिएगा। दूसरा है प्रधानमंत्री बने हैं श्रीलंका के, जिनका नाम है हरिनी अमरसूर्या। उसके बाद जापान के जो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने फूमिदो किशिदा का नाम मतलब स्थान लिया है, उनका नाम है शिगेरू इशिबा। तो इनको सेरू से याद कर सकते हैं, सेरू ईबा, मतलब कोई शेरू या शिगेरू इशिबा करके याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप पूछिए। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी को बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं, वो जिस भी देश में जाते हैं। एक सम्मान मिला है उनको जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये किस देश ने सम्मानित किया है? तो जब भी अल अल आता है, एक्चुअली मुझे लग रहा है इसमें आधा ही नाम लिखा हुआ है। तो मुबारक जो भी इसमें आपने बोला है मुबारक अल कबीर, तो इसका नाम थोड़ा बड़ा है, मुबारक समथिंग अल कबीर दन अल्तिम ऐसा करके है। तो ये कुवैत से मिला हुआ है। हालांकि कतर का भी कुछ ऐसे ही अल अल करके इनको लास्ट ईयर मिला हुआ था। तो अब आपको बता रहा हूँ अगला प्रश्न। कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी टफ क्वेश्चन भी हो जाएगा, काल क्रमानुसार आपको चीज़ें व्यवस्थित करनी है। तो 4 ऑप्शन जो इसमें है, पहला है कमला प्रसाद बिसेसर ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। दूसरा है फ्रेडरिक मर्ज ने जर्मनी के चांसलर का पद ग्रहण किया। तीसरा है डेनियल नोबोआ दूसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुने गए। और जोसेफ ऑन ने लेबनान के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन इसका जो क्रम है 4 3 1 2, यानी कि मैं आपको क्रम से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जोसेफ ऑन लेबनान के राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है। उसके बाद आपके डेनियल नोबोआ हैं जो कि इक्वाडोर के दूसरे बार राष्ट्रपति चुने गए। फिर कमला प्रसाद बिसेसर हैं जो कि ट्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री चुनी गई। और फिर आते हैं फ्रेडरिक मर्ज जो कि जर्मनी के चांसलर के पद को ग्रहण किया है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि क्रोनोलॉजी क्या है, इंपॉर्टेंट ये था कि कौन अभी हाल ही में वहाँ पर चुना गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हाल ही में आइजोल राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी बना, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, दूसरा स्टेटमेंट है कि 26 जनवरी 2025 को डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की गई। तो दूसरा स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है।
पहले के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, नहीं नहीं, तो बिल्कुल ही सही होगा। देखिए हुआ क्या कि अभी मई हाल ही में 2025 में जो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, उसको राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। मतलब अब ट्रेन जो है मिजोरम की राजधानी तक जाएगी। आपको बता दूं कि अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो मिजोरम सबसे नीचे का स्टेट पड़ेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। और ये एक उपलब्धि है कि नई बैराबी सैरांग जो है वो रेलवे लाइन के मध्य से ये चीज़ हासिल हुई है। इसी के साथ आइजोल पूर्वोत्तर की राजधानी, चौथी राजधानी बन गया है जो कि रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में चौथी राजधानी बना है ये आइजोल, मतलब ऐसा राजधानी क्षेत्र जहाँ पर रेल लाइन है। उसके साथ ही एक बात और है कि गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर में भी रेल नेटवर्क पहुँच चुका था। याद कर लीजिएगा, गुवाहाटी असम की राजधानी होती है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो यहाँ पर भी पहुँच चुकी है रेल लाइन। साथ ही में डिब्रूगढ़ जो जिला है जो असम में पड़ता है, तो इसी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को उसी अवसर पर असम के मुख्यमंत्री जो हैं हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा राज्य की दूसरी राजधानी इसको घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है विश्व मृदा दिवस जो है वो 5 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, और इसकी जो थीम थी वो है मृदा की देखरेख, माप, निगरानी और प्रबंधन करना। ठीक है, तो जब इतना बड़ा उसका थीम दिया गया है तो मुझे लगता है सही होगा। तो ये मुझे सही लग रहा है दूसरा स्टेटमेंट। बाकी कि 5 दिसंबर को मना या नहीं मना, ये मुझे विश्व मृदा दिवस के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है। सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अच्छा, ओके। तो आप बताइए कि भारत में कहाँ पर पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? लेह, नैनीताल, गंगटोक या हैदराबाद? ऑप्शन तो मुझे कंफ्यूजिंग है, पर फिर भी मैं लेह के साथ जाऊंगी। ठीक है, तो लेह में जो है, लेह लद्दाख का एक जिला है, आप जानते हैं, और वहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का, ठीक है, उद्घाटन नवंबर 2024 में किया गया है। वहीं एक प्रश्न और है, इससे लिंक्ड प्रश्न मैं पूछ दे रहा हूं कि किस देश में विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर पर ई मेथनॉल संयंत्र यानी कि कमर्शियलाइज जो है ई मेथनॉल संयंत्र शुरू किया गया है? तो ऐसा डेनमार्क में किया गया है। आपको पता है कि डेनमार्क स्कैंडिनेवियन कंट्री है, और डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन ये स्कैंडिनेवियाई देश हैं, और सबसे रशिया के बगल में सबसे ऊपर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन जो है ये कहाँ किया गया है? नहीं आइडिया मैम। ये लखनऊ में किया गया है। अच्छा, क्या हो रहा है इसमें? इसका आयोजन का उद्देश्य है जो भी वाजपेयी की धरोहर है उसको सम्मानित करना और मेधावी छात्रों को मेन स्ट्रीम लाइन में लाना, उनको इनके बारे में बताना। अच्छा, तो इसका नाम ऐसा अटल युवा महाकुंभ। अच्छा, मतलब युवाओं के लिए एक महाकुंभ है जिसमें एक तो वाजपेयी जी की धरोहर को और दूसरा युवाओं को जो है कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में लाना है जॉब इत्यादि के माध्यम से। क्यों? जी जी। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस स्थान पर विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? आपको बताना है कि विश्व का पहला ऊर्जा संचरण यानी कि एनर्जी ट्रांसमिशन जो पार्क है उसको खोला गया है। तो आप बताइए। हाँ, तेलंगाना में नहीं, एक्चुअली तेलंगाना में ही, स्टेट तो तेलंगाना है। बेसिकली वहाँ पर हैदराबाद में एक कान्हा शांतिवनम है। तो कान्हा शांतिवनम जो हैदराबाद में है, वहीं पर ऊर्जा संचरण उद्यान जिसका नाम है बाबूजी वनम। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, बाबूजी वनम। बाबू, डीजे वाले बाबू जरा हैदराबाद में गाना बजा दो, ऐसा याद रख लीजिएगा। ठीक है ना? तो कान्हा शांति वनम में पहला ऊर्जा संचरण उद्यान खोला गया है और इसका नाम है बाबूजी वनम। क्या आप बता सकते हैं कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, कुछ आई थिंक दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, 10 दिसंबर। हाँ, 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, आई थिंक। यस। और इसकी थीम क्या रही है? तो हमारे अधिकार हमारा भविष्य। अभी ओके, हमारे अधिकार हमारा भविष्य। चलिए, आप एक बात बताइए उत्तर प्रदेश के बारे में। आपने बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी है कि 1 मेगावाट का एक हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगा है, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा है 1 मेगावाट का। ये बात याद रखनी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर भारत का, ठीक है, मतलब नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया का। तो कहाँ पर लगा है? उत्तर प्रदेश में लगा है, राजस्थान में, पंजाब में या हिमाचल प्रदेश में? ये हिमाचल प्रदेश में लगाया गया है। 1 मेगावाट का है और हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। ये हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में रखी ठीक है, सोलन का एक जिला है दभोटा, वहां पर जो है हाइड्रोजन संयंत्र की अभी 2025 में ही इसकी वो रखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछिए। हाल ही में चर्चा में रहा है पोल्लावरम बहुउद्देशीय परियोजना, ये किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में, आई थिंक, पोल्लावरम। जी जी। ठीक है, आप बताइए कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसको BRO भी बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI बोलते हैं,
उससे जो है चीन हटने का फैसला किया है। हालांकि चीन ने नहीं हटने का फैसला किया है। किस देश ने हटने का फैसला? ये तो चीन की योजना है। अच्छा, चीन की योजना में कौन सा देश हट रहा है, तो ये आपको बताना है। निकारागुआ, नॉर्वे, पनामा या मेक्सिको? तो यहाँ पनामा जो है वो आंसर सही हो जाएगा हमारा। जी बिल्कुल सही है। BRI प्रोजेक्ट जो है उससे लैटिन अमेरिकी देश है पनामा, और वो हट रहा है। आपको पता भी होगा पनामा स्ट्रेट जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक स्ट्रेट पड़ती है। जी, पर फिर भी मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना के द्वारा रोड बनाई जा रही है। तो अब उसमें वो पनामा में भी रोड बनाने जा रहे हैं। मैम, तो आपका डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर किया देता हूँ कि पहला अमेरिकी देश है, लैटिन अमेरिकी देश पनामा, और इसने बिल्कुल BRI प्रोजेक्ट से बाहर होने के लिए फरवरी के महीने में, एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे बार बार कि मैं जो है वो रोड एंड बेल्ट पनामा पर अधिकार कर लूंगा, पनामा पर अधिकार कर लूंगा, इसलिए जो है इस तरह की चीज़ें इसने की हैं। चलिए, नाइजीरिया के बारे में एक स्टेटमेंट है और एक अंगोला के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, पहला है कि 2025 के जनवरी महीने में नाइजीरिया जो है वो ब्रिक्स के आधिकारिक भागीदार के रूप में शामिल हो जाता है। दूसरा है कि अंगोला मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क में शामिल होने वाला 65वां देश बन रहा है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। मुझे तो लगता है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो 2025 के जनवरी महीने में नाइजीरिया जो है ब्रिक्स का आधिकारिक भागीदार के रूप में शामिल हुआ है। वहीं अंगोला भी शामिल हुआ है ISA में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। लेकिन 123वें देश के रूप में अंगोला शामिल होता है। ठीक ना, अंगोला की कैपिटल लुआंडा है। चलिए जी, नेक्स्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि विश्व एड्स दिवस, जो कि मुझे लगता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी 2024 के लिए? अच्छा, विश्व एड्स दिवस की थीम मैंने कल ही बताया है, तो सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार करके इसकी थीम है। ठीक है, तो देखिए एड्स दिवस की थीम कैसे याद करेंगे, तो इसमें बिल्कुल संक्रमण से बचने के लिए लिखा हुआ है। संक्रमण को दिमाग में रखेंगे और ऐसे सोचेंगे कि सही रास्ता अपनाएं और उस हिसाब से आप बच जाएंगे। ठीक है, अगला आपको बताना है एक डिंगा डिंगा वायरस है। ठीक है, तो डिंगा 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 ऐसा वायरस है, उसका प्रकोप किस देश में चर्चा में रहा? युगांडा। हाँ बिल्कुल सही है। डिंगा डिंगा वायरस जो है, चूंकि देखिए ड से डिंगा और डा से युगांडा में भी डा आ रहा है, तो डिंगा डिंगा वायरस जो है वो युगांडा में है, तो वहाँ पर काफ़ी प्रकोप रहा। ये एक नई बीमारी लेकर के आता है, डिंगा डिंगा बुखार जिसको बोलते हैं। उसमें जैसे शिवरिंग होती है, कंपन होता है शरीर में, और बुखार के कारण तो थकान बनी ही रहती है। ठीक है, जानलेवा नहीं है, ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। जी, हाल ही में मैं आपको बता देती हूँ, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा अयोध्या के राम मंदिर को एक स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इस मंदिर की सुरक्षा उत्कृष्टता बहुत अच्छी है। जी पता है मुझे। तो ये किसी ब्रिटिश संस्था द्वारा शायद दिया गया है। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल, मैंने आपको स्टेटमेंट बताई। अच्छा ओके, ठीक है। आपको एक स्थान बता रहा हूँ, वानुआतू। वानुआतू भी आपके ओशिनिया में ही पड़ा हुआ एक थोड़ा क्या बोलेंगे आइलैंड कंट्री है। तो वहाँ पर एक विनाशकारी भूकंप आया था। ठीक है, तो उस विनाशकारी भूकंप ने भारत ने भी बहुत मदद की थी। तो कितनी राशि की मदद की थी आपको बताना है, तो याद रखिएगा 5 लाख अमेरिकी डॉलर, मतलब 5 लाख डॉलर की जो है भारत ने मदद की थी वानुआतू को। अगर वानुआतू के आसपास की कंट्रीज आपको देखनी है तो आप इसको ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड में देख सकते हैं। ठीक है, आसपास की कंट्रीज में सोलोमन आइलैंड मिलेगा, नीचे आपको न्यू कैलेडोनिया मिल जाएगा, अगल बगल आपको तुवालू, किरिबाती, नोरू इत्यादि कंट्रीज मिल जाएंगी, और ये पैसिफिक ओशन में, बेसिकली साउथ पैसिफिक ओशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधिकारिक तौर पे बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी किस देश ने घोषित किया? अमेरिका ने। अमेरिका में एक्चुअली लोग बाल्ड हो रहे हैं, तो जो बाल्ड ईगल है उनको अपना आइडियल बना लिया है, ऐसे करके मैंने याद किया था। तो बाल्ड ईगल यानी कि गंजा ईगल को अमेरिका ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक देश है वहाँ पर खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। मतलब कि जो भी खाद्य जनित बीमारी है, मतलब कि फूड बॉर्न डिजीज एक तरह से कह सकते हैं। ठीक ना, तो वो देश है आपका दक्षिण अफ्रीका। वहाँ पर खाद्य जनित बीमारियों का प्रकोप आया था लास्ट ईयर दिसंबर में। मैंने आपको बताया था कि सुशासन दिवस मनाया गया है। जी याद है आपको? जी 25 हाँ, तारीख को कर्मयोगी वाला भी शुरू हुआ था उसी दिन। इस दिन एक पदयात्रा भी की गई थी। अच्छा, ठीक है, उनकी 100वीं जयंती थी अटल बिहारी जी की। तो पदयात्रा कहाँ पे आयोजित किया गया था?
तो पता मुझे लखनऊ में किया गया। नहीं नहीं नहीं, ये वडनगर गुजरात में किया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। सुशासन पदयात्रा बोला जा रहा है शायद इसको। जी। ओके, WHO द्वारा आपको एक प्रश्न बता रहा है कि WHO द्वारा एक देश है जहां पर ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है। तो कुछ ऑन्कोसेरसियासिस मुझे लगता है कि पेट से संबंधित, वैसे तो ऑन्कोलॉजी मतलब तो वो होता है, कैंसर का अध्ययन होता है। तो ऑन्कोसेरसियासिस क्या है, उसको खत्म कर दिया अफ्रीकी देश। ये कौन सा देश है? तो नाइजर है ये। अच्छा, और ये जो है ऑन्कोसेरसियासिस को रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। ये ट्रकोमा जो होता है वायरल डिजीज, उसके बाद दुनिया का, हाँ, दुनिया भर में अंधेपन का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, तो ट्रकोमा आपको पता भी है। अगला मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि साहित्य बाल अकादमी बाल पुरस्कार मतलब मिलता है कि जैसे साहित्य अकादमी में ही एक साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिलता है। तो 2025 में 18 जून को ये घोषित हुआ है। तो 1/12 एक लघु कहानी है सुशील कुमार की, उनको हिंदी भाषा में मिला है। ठीक है, वहीं बात करें अंग्रेजी भाषा की अगर बाल साहित्य पुरस्कार की, तो कुशलप्पा MP को मिला है दक्षिण यानी कि साउथ इंडियन मिथ्स एंड फैबल्स रिटोल्ड के लिए मिला है। और संस्कृत भाषा में प्रीति पुजारा को मिला है बाल विश्वम के लिए। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये साहित्य अकादमी के द्वारा ही दिया जाने वाला ये बाल साहित्य पुरस्कार है। तो 18 जून को सुशील कुमार को, याद रखिएगा, मिला है 1/12 के लिए, और संस्कृत भाषा में प्रीति पुजारा को मिला है बाल विश्वम के लिए। वहीं साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड नितिन कुशलप्पा को मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट है सुशील शुक्ला, हिंदी में मिला है 1/12 के लिए, याद रखिएगा। चलिए अगला। नेक्स्ट यहाँ पे एक सिनबैक्स भारत और किस देश के मध्य ये एक्सरसाइज जो है हुई है दिसंबर 2024 में। मुझे लगता है कि ये हुई है आपके सिम्बैक्स, मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ी हुई न्यूज़ है, काफ़ी अजीब। एक थाईलैंड कंट्री है शायद, थाईलैंड के साथ शायद हुई है। नहीं, कंबोडिया के साथ। कंबोडिया के, सॉरी। ये 1 से 8 दिसंबर के बीच में कंबोडिया के साथ सिनबैक्स नामक एक्सरसाइज। कहाँ पे हुई है मैम ये? ये हुई है, इसका पहला संस्करण था और ये पुणे में हुआ है। अच्छा, पुणे इंडिया में हुआ है। क्या नाम है? सिनबैक्स। जी। तो याद रखिएगा आप लोग भी, सिनबैक्स हुआ है कंबोडिया के साथ। और इसमें याद रखिएगा कि ये जो सिनबैक्स है ये CIN है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, SIN नहीं है। सिनबैक्स CIN है, तो C फॉर कंबोडिया, IN फॉर इंडिया, और बैक्स मतलब बायलेटरल एक्सरसाइज। चलिए, 34वां सरस्वती सम्मान आपको बताना है 2024 वाला किसको मिला था। तो महोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को मिला था या नहीं मिला था, आपको यही बताना है कि क्या ये 34वां सम्मान सही बता रहा हूं मैं या नहीं। फिर कीर्ति चक्र 2025 का मेजर मंजीत भारतीय सेना के लिए मिला था या नहीं मिला था। और 30वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दलपत सिंह राजपुरोहित को मिला था या नहीं मिला था। ये सभी स्टेटमेंट सही है। जी बिल्कुल सही है। 34वां सरस्वती सम्मान आप सभी लोग याद रखिएगा 2024 वाला महोपाध्याय भद्रेश दास को मिला था। कीर्ति सम्मान मेजर मंजीत को मिला था, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दलपत सिंह पुरोहित वाला तो उनको 30वां देवी शंकर अवस्थी अवार्ड मिला था, उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, भारत ने किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित 2035 तक मैम। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन वो लोग शायद BSS या BAS कुछ भारत अंतरिक्ष स्टेशन। जी, भारत अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, आपको 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित लोगों के नाम मैं बताऊंगा, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। पहला है कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, दूसरा है लक्ष्मी नारायण सुहाड़ियम, और तीसरा है शारदा सिन्हा। तो आपको बताना है कि क्या इन तीनों लोग को मिला है या तीनों ही स्टेटमेंट। जी बिल्कुल सही है। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, तो आप इसको रजनीकांत से याद कर लो कि रजनीकांत को पद्म विभूषण मिल गया, वही अपने रजनीकांत वाले। और दूसरा है लक्ष्मी नारायण सुहाड़ियम को मिला है और शारदा सिन्हा को मिला है। स्लिनेक्स अभ्यास जो है ये किस देश के साथ भारत करता है? मुझे लगता है कि सिंगापुर के साथ होता है स्लिनेक्स। जी नहीं, श्रीलंका श्रीलंका के साथ। ओके ओके, श्रीलंका के साथ होता है। श्रीलंका के साथ ये अभ्यास होता है। नौसैनिक अभ्यास है, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया। अच्छा, दिसंबर के महीने में आई थिंक। जी, 17 से 20 दिसंबर। ओके ओके। अभी 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 से संबंधित जो पुरस्कार हैं वो बांटे गए हैं अक्टूबर 2024 में। मतलब पुरस्कार जो है वो तो 2023 वाले घोषित हुए हैं, लेकिन बटाई इसकी जो हुई है वो 2024 में हुई है। तो इसमें जानने वाली बात यह है कि 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार था और सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को मिला है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के रूप में पुल्लम पारा को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय सूरत को मिला है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार की मतलब जल के लिए ही मिलता होगा,
तो सर्वश्रेष्ठ राज्य में उड़ीसा आता है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में पुल्लमपारा और स्थानीय शासन में सूरत को मिला है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है जिसका नाम है एकलव्य। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूपीएससी के द्वारा, मानव विकास मंत्रालय के द्वारा, यूपीएससी के द्वारा मैम? नौसेना के द्वारा कि भारतीय सेना के द्वारा कि नीति आयोग के? नहीं, ये मुझे यूपीएससी लग रहा है मैम। जी, बिल्कुल कंफ्यूजिंग प्रश्न है ये, लेकिन ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया है एकलव्य कार्यक्रम। अच्छा, भारतीय सेना के द्वारा एकलव्य कार्यक्रम किस चीज से रिलेटेड है ये? जी, एक ऑनलाइन शिक्षण मंच दिया जाएगा जिसमें लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, अधिकारियों को जो ऑलरेडी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार 2024 में मिला है, तो किसे मिला है मैं बता देता हूँ। रतन टाटा जी को मिला था, मरणोपरांत मिला है। मुंबई स्थित हार्मनी फाउंडेशन इसको देती है, मदर टेरेसा मेमोरियल सामाजिक न्याय पुरस्कार। इसके बाद एक प्रश्न और है कि 72वीं मिस वर्ल्ड बनी है जिनका नाम है ओपल सुचाता चुआंगसरी, ये किस देश की है? तो ये थाईलैंड। जी थाईलैंड की है। और अभी मई के महीने में 72वीं मिस वर्ल्ड कंपटीशन जो हुआ है उसमें हैदराबाद तेलंगाना में ही इसका जो है अपने ही देश में इसका आयोजन हुआ था और ओपल सुचाता चुआंगसरी ने खिताब जीता है। इसमें कोटा राजस्थान की नंदिनी गुप्ता जो भारत की थी उन्होंने भी प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुझे लगता है कि भोपाल में वन मेला किया गया है और भोपाल में कोई इंस्टीट्यूट भी है मैम। इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं बता देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन एनवायरमेंट हेल्थ करके निरेह करके है, भोपाल में पड़ता है। चलिए, बुकर पुरस्कार से संबंधित आप कुछ बताइए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 से संबंधित 2 स्टेटमेंट यहाँ पर है। पहला है कि दीपा भास्थी, इन्होंने एक उपन्यास लिखा है हार्ट लैम्प, तो क्या इसको मिला था? दूसरा है कन्नड़ भाषा में एक ट्रांसलेटेड बुक है जिसको ये पुरस्कार मिला था। यही बुक? हाँ, तो कन्नड़ भाषा में अनुवादित या ट्रांसलेटेड एक पहली बुक है जिसे ये पुरस्कार मिला था। पूरी बात देख लेते हैं। एक्चुअली लंदन में आयोजित होता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। कर्नाटक की एक लेखिका है जिनका नाम है बानू मुश्ताक, इनके द्वारा लिखी गई थी और दीपा भास्थी ने इसको बेसिकली ट्रांसलेट किया है। हार्ट लैम्प जो बुक है उसी को ट्रांसलेट किया है। तो ये कन्नड़ भाषा में अनुवादित की गई पहली पुस्तक है जिसको ये पुरस्कार मिलता है। दीपा भास्थी एक पहली भारतीय ट्रांसलेटर हैं जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है और हार्ट लैम्प यह पुरस्कार जीतने वाली लघु कथाओं का संग्रह है। ठीक है, तो लिखा किसी और व्यक्ति ने था, दीपा भास्थी जो है वो बस ट्रांसलेटर है, लिखा था बानू मुश्ताक ने। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 जो है ये पुरस्कार दीपा भास्थी द्वारा लिखित नहीं है, बानू मुश्ताक द्वारा लिखित उपन्यास हार्ट लैम्प को मिला है और कन्नड़ भाषा में इसको ट्रांसलेट किया गया। अच्छी खबर है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे आपको बताना कि वॉल स्ट्रीट जर्नल एक आता है, उसने किस राज्य को 2025 के लिए वैश्विक गंतव्य घोषित किया है? राज्य को? यस। तो नहीं आइडिया मैम, क्या? मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश को। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको मध्य प्रदेश को साल 2025 के लिए वैश्विक गंतव्य घोषित किया है। अच्छा, मतलब कि विश्व के लोग यहाँ पर घूमने आ सकते हैं, ऐसा करके कुछ। ठीक है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आपको पता है कि मिलता है, तो इसमें जी एनवायरनमेंट के लिए मिलता है। तो इसमें कुछ देशों के लोगों को मिला हुआ है, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कई सारे लोगों को मिला है, लगभग 7 लोगों को ये मिला है। अप्रैल के महीने में बांटा गया है। ठीक है, नाम है इसका गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, तो प्राप्तकर्ताओं में देख लेते हैं। ट्यूनीशिया के 1 लोग हैं, मंगोलिया के हैं, अल्बानिया के 2 लोग हैं, कैनरी द्वीप समूह के 1 हैं, यूएसए और पेरू के 1 हैं। तो इसमें सेमिया घारबी को मिला है, बटमुंख लव संदाश को मिला है, बेस जाना गुरी को मिला है, ओल्सी नीका को मिला है, कार्लोस मेलो मोलिना को मिला है, लॉरेन एलन को मिला है और मैरी लूज को मिला है। ठीक है, तो याद कर लीजिए, मैरी लूज पेरू के हैं, लॉरेन एलन यूएसए के हैं, कार्लोस कैनरी के हैं, ओल्सी नीका अल्बानिया की, बेसजाना गुरी अल्बानिया की, यानी कि गुरी और नीका दोनों अल्बानिया के हैं, बटमुंख लव संदास मतलब मुख से लव संदेश टाइप का देते हैं, मंगोलिया के हैं, सेमिया घारबी ट्यूनीशिया की है। हाल ही में चर्चा में रहे जिज्ञासा कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो नीति आयोग से है, इसरो से है, CSIR से है और DRDO से है। आपको तो देखिए, जिज्ञासा जिस हिसाब से लग रहा है कुछ ज्ञानवान का लग रहा है मुझे, तो मुझे लगता है कि साइंटिफिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR से रिलेटेड ये लग रहा है। ठीक है, और
क्या है क्या ये? तो ये एक रिसर्च कार्यक्रम है, छात्र वैज्ञानिक जो होते हैं उनके लिए एक संपर्क कार्यक्रम है जिसका नाम है जिज्ञासा। ओके। चलिए, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, आपको पता है कि मोदी जी को अवार्ड मिल चुका है, तो 2024 के विजेता कौन बने हैं इसके बारे में आपको स्टेटमेंट्स जो है दी गई हैं। तो यहाँ पर पहला जो नाम है वो है सेकेम, दूसरा नाम है सेनिया गुआजाजारा, तीसरा है कार्लोस मेलो और मैरी लूज। तो कार्लोस मेलो और मेरी लूज तो अभी हमने देखा कि इनको एनवायरमेंट गोल्डन अवार्ड गोल्डमैन मिला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सेकेम और सोनिया, 1 और 2 के साथ जी बिल्कुल, सेकेम और सोनिया जो है उनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला हुआ है। तो याद रखिएगा, दिसंबर 2024 में इसको घोषित किया गया। और ये जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है ये UNEP के द्वारा दिया जाता है। आपको बताना है कि UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है मैम? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है UNEP, इसका जो हेडक्वार्टर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नैरोबी कीनिया में, और 1972 में इसकी स्थापना हुई। बिल्कुल सही, बहुत बहुत बढ़िया, आपको पूरा रट डाला है आपने। चलिए, प्रिट्जर पुरस्कार, इरास्मस पुरस्कार और पेन प्रिंटर पुरस्कार जो है, 3 पुरस्कारों के बारे में मैं बता रहा हूँ कि किस किस व्यक्ति को मिला। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको। प्रिट्जर पुरस्कार जो है आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है साहब, मुझे लगता है हाईएस्ट प्राइज है ये प्रिट्जर पुरस्कार। ये मिला है लियू जियाकुन को, ठीक ना, लियू जियाकुन, ठीक है, मतलब लियू जिया, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। इरास्मस पुरस्कार जो है वो डोना हैरावे को मिला है, और पेन प्रिंटर पुरस्कार अरुंधति रॉय को मिला है। तो जैसा कि अरुंधति रॉय का नाम आप जान भी रहे होंगी, कई वर्ष जो है इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं अरुंधति रॉय को। तो इनको पेन प्रिंटर प्राइज मिला है, यानी कि कहीं ना कहीं लेखक लोगों को ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा डेजर्ट नाइट अभ्यास जो है ये किसके बीच में होता है? ऑप्शन मिलेगा मैम? मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ कि डेजर्ट नाइट अभ्यास जो है ये वायुसेना के द्वारा किया जाता है। भारत, फ्रांस और UAE, ओके, इन सभी के मध्य होता है ये अभ्यास। अच्छा, भारत, फ्रांस और UAE के मध्य डेजर्ट नाइट अभ्यास कहाँ पे हुआ था मैम, ये भी पता है? ये क्योंकि ये वायुसेना का अभ्यास है तो ये अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट नामक हवाई युद्ध अभ्यास हुआ था। अच्छा। अरब सागर के ऊपर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 52वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स मिला है 2024 वाला। उसमें मैं आपको आंसर सीधे बता दूंगा किसको किसको मिला है। तो एमी अवार्ड्स, 52nd एमी अवार्ड्स की जब घोषणा हुई तो इसमें ड्रामा सीरीज को मिला है जिसका नाम है ड्रॉप्स ऑफ गॉड्स। तो आप देख सकते हैं ड्रॉप्स ऑफ गॉड्स, आप देख सकते हैं बेस्ट ड्रामा सीरीज का मिला है। डिवीजन पैलोरमा जो है कॉमेडी सीरीज को मिला है। कॉमेडी के लिए जो लोग शौकीन होंगे वो देख सकते हैं डिवीजन पैलोरमा। और अभिनेता जो है टिमोथी स्पेल है। तो इन सभी को इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा मालवा नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो मालवा मुझे लगता है कि शायद मध्य प्रदेश से होगा। जी जी, क्योंकि नाम में मालवा आ रहा है इसलिए मध्य प्रदेश लग रहा है ये पंजाब से एसोसिएटेड। ओके ओके ओके, मालवा नहर पंजाब में। परियोजना। ओके। चलिए अगला मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर 4 अवार्ड के नाम है, आपको बताना है कि करेक्ट मैच कौन सा करेगा, ठीक है। तो 78वां बाफ्टा फुल फिल्म पुरस्कार मिला है, ये मिला है एड्रियन ब्रॉडी को। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 25वां आईफा पुरस्कार कार्तिक आर्यन को दिया गया है। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड रणबीर कपूर को मिला है। अब वो रणबीर मतलब अवार्ड एक नहीं मिल गया है, मतलब एक्टर का बेस्ट एक्टर मिला होगा। मार्कोनी प्राइज निक मैकियोन को मिला है। तो ये चारों अवार्ड इंपॉर्टेंट है कि बाफ्टा प्राइज जो 78वां मिला है वो एड्रियन ब्रॉडी को मिला है फिल्म पुरस्कार। आईफा पुरस्कार कार्तिक आर्यन को दिया गया है इनकी बेस्ट एक्टिंग के लिए, शायद चंदू चैंपियन के लिए दिया गया होगा। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का रणवीर कपूर को और मार्कोनी प्राइज निक मैकियोन को मिला है। यहाँ पे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भू विज्ञान संग्रहालय की घोषणा जो है जगदीप धनखड़ के द्वारा हाल ही में की गई है। किस राज्य में इस संग्रहालय का उद्घाटन हो रहा है? मुझे लगता है गुजरात में ही हो रहा होगा। नहीं, मध्य प्रदेश में हो रहा है। अच्छा, मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन होगा। नेक्स्ट, PM युवा 3.0 योजना के अनुसार 2 कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से कथन इसमें से सही हैं। पहला है कि PM युवा 3.0 में इसका जो शुभारंभ है शिक्षा मंत्रालय और भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार न्यास द्वारा किया गया है। दूसरा है इसका उद्देश्य 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रोत्साहित करना है। आप बताइए। जी हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट सही है।
हाँ बिल्कुल सही है कि पीएम युवा 3.0 युवा लेखकों के लिए प्रधानमंत्री की एक मेंटरशिप योजना है। शिक्षा मंत्रालय और भारत के राष्ट्रीय न्यास पुस्तक, जिसको एनबीटी कहते हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इसका शुभारंभ मार्च महीने 2025 में किया गया है। उद्देश्य ये है कि 30 साल से जो कम के लेखक हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, जिससे वो रचनात्मक कौशल उनका कहीं ना कहीं विकसित हो पाए। अच्छा, पीएम युवा नाम है इसका। पीएम युवा 3.0। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो इसका उद्देश्य क्या है? कौन कौन से इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएंगे? तो लोकसभा का चुनाव करवाया जाएगा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव साथ में कराया जाएगा, और यहाँ तक कि स्थानीय निकायों का भी। हाँ, तो स्थानीय निकायों का कराया जाएगा मैम, लेकिन उसके लिए 100 दिन का समय दिया जाएगा। ठीक है, और इस 100 दिन के अंदर जो है सब कुछ अरेंज कर लेना है और फिर स्थानीय निकायों का चुनाव कराना है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी धन का आवंटन है, जैसे प्रतिवर्ष लगभग चुनाव कराने पड़ते हैं, चाहे स्टेट विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या फिर कभी कभी लोकसभा आ जाती है हर 5वें साल पर, तो लगभग प्रत्येक वर्ष चुनाव आयोग इसी चुनाव में उलझा रहता है। तो उसमें फिर आचार संहिता का लागू करना, स्टेट वाइज स्टेट, और फिर स्थानीय निकाय चुनाव कराना, तो काफ़ी ज़्यादा जो है जम्बल्ड सिचुएशन रहती है। इसमें धन का जो है बहुत बर्बादी देखा जा रहा है। तो चुनाव को अगर एक साथ व्यवस्थित रूप से कराया जाएगा तो ये है कि अलाइन करने में थोड़ा समय तो लगेगा कि भाई 5 वर्ष चलनी है सबकी और फिर एक साथ में कराएंगे, लेकिन चीज़ें अगर अलाइंड हो जाती हैं मैम तो शायद बहुत सारे धन की बचत भी हो सकती है। लेकिन मुझे इसमें लग रहा है कि देखिए, स्थानीय निकायों का जो चुनाव होता है वो तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है जी, और जो मेन चुनाव होता है वो तो सेंट्रल, मतलब जो हमारे सेंट्रल लेवल पे है इलेक्शन कमीशन, उसके द्वारा कराया जाता है। तो मुझे लगता है इन दोनों लोगों को साथ मिलकर कार्य करना होगा। हाँ, साथ ही तभी मिलकर ये काम हो करना पाएगा। पड़ेगा, वो करेंगे। ठीक है, दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत जो पात्र महिलाएं हैं, महिला समृद्धि योजना, कितना पैसा महिलाओं को मतलब फेंक रहे हैं दिल्ली वाले, दिल्ली में कि हर महीने कितने रुपए की आर्थिक मदद देंगे। आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, 1500, 2500, 3000। मुझे तो 3000 लग रहा है। नहीं, इतना पैसा नहीं फेंक पाएंगे। 2500 रुपया जो है महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपया दिया जा रहा है, और इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट जो है दिल्ली सरकार ने आवंटित किया था। ठीक है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये कब मनाया गया है? दिवस जी, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर की 14 दिसंबर? नहीं आइडिया मैम। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है, और ये किसके द्वारा? BEE, आपने नाम सुना होगा। जी, ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये है तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसका नाम है। जी, शायद मैंने गलत बताया या पूरा नहीं बता पाया, इसीलिए आप हंस रही थी। अगला है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पहली स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दूसरी स्कीम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तीसरी स्कीम है, और फसल बीमा योजना चौथी स्कीम है। आपको बताना है क्रोनोलॉजी क्या होगी, कि सबसे बाद में कौन सी आई है, सबसे पहले कौन सी आई होगी। ये तो मुझे बहुत कठिन प्रश्न लगता फिर है। भी बताइए। मैं बताऊंगी कि पीएम सूर्य घर बिजली योजना जो है वो पहले आया होगा, लेकिन पहले मतलब सबसे बाद में आया मैम। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी तो, ये सब तो पुरानी योजना है। फसल बीमा योजना भी, ईयर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो आप जरा इसका मुझे लगता है बेटी पढ़ाओ बचाओ वाला जो बवाल शुरू हुआ था वो कुछ 2015-16 के आसपास में हुआ था। तो 15 में हरियाणा के पानीपत में शुरू की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। वहीं पीएम मुफ्त बिजली योजना तो अभी 1 साल पहले आई है, ठीक ना, पीएम सूर्य घर के नाम से, कि 1 करोड़ लोगों के घर पर रूफटॉप सोलर दे देंगे। तो फरवरी 2024 में आई है और लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ घरों को देंगे ऐसा। ठीक है, और फिर फसल बीमा योजना आती है, 9 वर्ष इसके अभी पूरे हुए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। 2016 में आई थी फसल बीमा योजना। वहीं 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई थी, जिसके जरिए कृषि क्षेत्रों में बढ़ावा जो है सिंचाई का दिया जाता है। और इन सब में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी को, यानी कि सबसे पहले आने वाली योजना थी। चलिए पूछिए मैम। हाल ही में युवा सहकारी उद्यम समर्थन और नवाचार योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है, या फिर किस निकाय के द्वारा की गई है? नीति आयोग, RBI, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि आपने बताया युवा सहकारी उद्यम, तो मैं तो इसको सरकारी या कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का ही लगाऊंगा। जी, सही है ये। ठीक है, बीमा सखी योजना का नाम सुना होगा मैम आपने। तो ये योजना शुरू की गई थी हरियाणा पानीपत में। ठीक है, याद रखिएगा, बीमा सखी योजना हरियाणा पानीपत में शुरू की गई थी, और 18 से 70 वर्ष की महिलाओं को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए
ठीक है, हाल ही में इसके खबरों में- तहत एक बात और बता रहा हूँ, इसके तहत जो है पहले वर्ष में हर महीने 7,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे वर्ष में हर महीने 6,000 रुपये और तीसरे वर्ष में 5,000 रुपये वेतन के रूप में मिलेगा। और बीमा पॉलिसी अगर आप बेचते हैं तो कमीशन भी मिलेगा। तो बीमा सखी योजना हरियाणा में है। 18 से 70 वर्ष एज रखी गई है। हमारे यूपी में 70 वर्ष में लोग जो है पोपले होकर मर जाते हैं। तो ये हरियाणा वाले ही है जो हट्टे कट्टे रहते हैं और 70 वर्ष तक बीमा बेच सकते हैं, ऐसा समझा जा रहा है। हाल ही में लिनन निरीक्षण और छटाई सहायक प्रणाली जो है, ये किसकी पहल है? लीजा नाम है इस प्रणाली का। अच्छा, तो ये कपड़ों जो लिनन दिए जाते हैं, रेलवे द्वारा यूज किए जाते हैं, उसके लिए निरीक्षण करेगा और उसमें सहायक करेगा छटाई करने के। अच्छा, सहायता करेगा। तो ये तो लीजा भारतीय- प्रणाली, जी, भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। एक जल विद्युत परियोजना का नाम मैं आपको बताता हूँ, हीओ जल विद्युत परियोजना, HEEO, हीओ जल विद्युत परियोजना या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आपको बताना है कि ये किस स्टेट का है, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा या हिमाचल। हियो, हाँ अरुणाचल। हाँ, सही है, नाम से ही पता चल रहा है, इसीलिए मैंने जो है इसको पूछा आपसे। तो शियोमी जिला में, जो अरुणाचल का शियोमी जिला है, वहाँ पर हीओ जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और ये नवंबर 2024 में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक जनजाति का नाम मैं आपको बताऊंगी, आपको बताना है कहाँ से संबंधित है। तिखिर जनजाति तिखिर कहाँ से संबंधित है? असम, नागालैंड की अरुणाचल प्रदेश? मुझे लगता है कि मिकिर तिखिर उस टाइप का लग रहा है, तो मैं लगाऊंगा अरुणाचल प्रदेश। जी नहीं, ये नागालैंड से संबंधित है। ओके, नागालैंड से संबंधित है तिखिर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हॉर्नबिल महोत्सव जो होता है नागालैंड का, बहुत एक फेमस फेस्टिवल है, ये इन्हीं लोगों के द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर विकसित कृषि संकल्प अभियान एक आता है। तो इसमें मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि इस विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में 2 स्टेटमेंट है। पहला तो कि देश भर के 1.5 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुंचना इसका लक्ष्य है, और दूसरा है राष्ट्रव्यापी अभियान की जो शुरुआत है वो पूरी उड़ीसा से की गई है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। विकसित कृषि संकल्प अभियान में 1.5 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुंच, और साथ में पूरी उड़ीसा से इसकी शुरुआत की गई है। जी जी। मुल्ला पेरियार बांध जो है वो कहाँ से संबंधित है? मुझे लगता है कि ये केरल या कर्नाटक में आई थिंक है स्थित है। केरल में स्थित है और करीबन 125 साल पुराना बांध है, जिसके मरम्मत कार्य के लिए कई बार आवाज उठ चुकी है। और ये चिनाई वाला बांध है, मींस ये गारा मिट्टी ईंटे से बना हुआ बांध है, गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है, ग्रेविटी डैम है और अंग्रेजों के टाइम का बना है, और इस पर काफी समय से कवायद चल रही है कि इसको ठीक कराया जाए, क्योंकि बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं। और अभी कर्नाटक ने शायद डिमांड की है कि इसको थोड़ा सा और ऊंचा कर दिया जाए, मतलब जितने भी मीटर का ये ऊंचा होगा, एग्जैक्टली मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन उससे 2, 4, 6 फीट और ऊंचा इसको करने की बात चल रही है, जिससे वाटर कैपेसिटी बढ़ जाए। तो जो भी भू विशेषज्ञ या बांध के विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसी स्थिति में अगर बांध टूट जाता है, क्योंकि ये पुराना भी है, तो बहुत सारा डिवास्टेशन वहां पर फैल जाएगा। जी, तो ये केरल राज्य से संबंधित है। अंगामी जनजाति का नाम आपने सुना होगा, ये कहाँ के निवासी? अंगामी नागालैंड की जनजाति है जी, और वहीं पर रहने वाले लोग हैं अंगामी ट्राइब्स। जी जी, अगला प्रश्न है अभ्यास डेजर्ट हंट 2025। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि डेजर्ट हंट जो अभ्यास है ये कहाँ आयोजित किया गया था। तो अब याद रखिएगा, डेजर्ट हंट तो डेजर्ट में ही कहीं होगा, तो एक्चुअल डेजर्ट में नहीं है, लेकिन जोधपुर में है। भारतीय वायुसेना और वायुसेना स्टेशन एकीकृत तीनों सेनाओं के विशेष अभ्यास बल में होता है। मतलब सभी जो हमारी देश में ही जो हाँ सेनाएं हैं, मुझे लगता है कि उन्हीं के मध्य होता है। एकीकृत ट्राई सर्विस विशेष बल अभ्यास है। तो अभ्यास डेजर्ट हंट है, जोधपुर में हुआ है। जी। लोनार झील कहाँ पे स्थित है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, महाराष्ट्र में है लोनार झील, जो कि क्रेटर झील है। क्यों ऐसा माना जाता है कि कोई जो है मेटेराइट्स इत्यादि पृथ्वी पर गिरा था और उसके गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ है। अच्छा, चक्की नदी, क्या आपने नाम सुना है कभी? चक्की नदी नहीं सुना। चक्की नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? ये अच्छा, आपको बताना काफी है। बढ़िया नदी है, चक्की नहीं पता। तो यहाँ पे ये व्यास नदी की सहायक नदी है। तो ये व्यास नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपने बताया ही है। ठीक है, अगला आप बताइए एक सैन्य अभ्यास से संबंधित कि समुद्री सैन्य अभ्यास है, नाम है मालाबार। आपको बताना है कि कितने कंट्रीज की नौसेनाएं इसमें भाग लेती हैं। मालाबार मुझे तो ये पता है कि ये ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और शायद यूएसए भी है। हाँ, इंडिया के साथ ही बाकी तीनों देशों की, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यहाँ पर यूएसए की जो नौसेनाएं हैं वो भाग लेती है। और आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम में लास्ट मालाबार अभ्यास जो है अक्टूबर के महीने में किया गया है। उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
ये किसके द्वारा ये रिपोर्ट जो है ये प्रकाशित की गई है? तो आरबीआई, नीति आयोग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय या केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय? तो मुझे लगता है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। जी, ऐसा लग तो रहा है, लेकिन है ये उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके ओके ओके, किस प्रकार उपभोक्ता का विश्वास बन सकता है? गुड, जी, जागो ग्राहक जागो। जाग जाओ ग्राहकों। तो आज ये कोचिंग संस्थाओं पर छात्रों की बढ़ती निर्भरता, प्रवेश परीक्षाओं की निष्पक्षता की जांच हेतु गठित समिति की अध्यक्षता किसने की है? फिर से मैं बता रहा हूँ कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोचिंग संस्थाओं पर छात्रों की बढ़ती निर्भरता, प्रवेश परीक्षाओं की निष्पक्षता, इसकी जांच हेतु एक गठित कमेटी की गई है। तो उसके जो अध्यक्ष हैं वो विनीत जोशी हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे होंगे कि ये जो कमेटी है 9 सदस्यीय समिति की कमेटी है। इसका गठन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है और विनीत जोशी जी को इसकी अध्यक्षता दी गई है और ये उच्च शिक्षा सचिव थे डॉक्टर विनीत जोशी। साथ ही में एक बात जानिए कि ये कोचिंग संस्थाओं पर छात्रों की बढ़ती निर्भरता, प्रवेश परीक्षाओं की निष्पक्षता की जांच हेतु ये कमेटी गठित की गई है। ठीक है। यहाँ पे एक लताकिया बंदरगाह है, किस देश में स्थित है? ऑप्शन देना पड़ेगा। सीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या म्यांमार? लताकिया, तो इंडोनेशिया में लगाऊंगा। जी नहीं, ये सीरिया में स्थित है। अच्छा, और इजराइल ने जब हमला किया था तो उन्होंने अपना एक बेस बना लिया था इस बंदरगाह को। अच्छा, ठीक है। अगला बताइए कि अभी नीति आयोग ने कहा है कि एम्स के आधुनिकीकरण हेतु एक कमेटी गठित करेंगे हम। तो किसकी अध्यक्षता में इसको गठित किया गया है? वीके पॉल, बैजंती पांडा, राजा जी बिल्कुल, वीके पॉल के द्वारा एम्स के आधुनिकीकरण के लिए, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए एक कमेटी गठित की गई है जिससे एम्स को क्या करें और मॉडर्नाइज कर लें। ठीक है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है ये किस नदी पर बनाई जा रही है? जी जी, कालेश्वरम, तो आप नाम से समझ रहे होंगे, थोड़ी साउथ इंडियन है। हाँ। तो नदी का नाम मैं आपको बता रही हूँ, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है वो मुझे लगता है कि कावेरी पर, गोदावरी पर। गोदावरी पर बन रहा है। गोदावरी महाराष्ट्र से शायद निकलती है क्या? जी, गोदावरी गोदावरी पर नासिक से निकलती है। नासिक महाराष्ट्र से निकलती है जी। और कालेश्वरम प्रोजेक्ट इस पर बन रहा है, सिंचाई परियोजना। ओके, ठीक है। पोसोन पाया पर्व एक देश का महत्वपूर्ण पर्व है। पोसोन पाया, भूटान मुझे लग रहा है। नहीं, श्रीलंका का है पोसोन पाया पर्व। अच्छा ये अच्छा, मुझे याद है ये। श्रीलंका का पर्व है। ये जब अशोक के बेटे महेंद्र जब गए थे वहाँ पे, तो उसके आयोजन में एक समारोह किया जाता है, उसी का नाम है। जी बिल्कुल, उसके आयोजन में रहा होगा। और 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के आगमन की याद में ये पोसोन पाया शुरू किया गया था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है डुल्सी बेला कैमचाका। जी, ये किस चीज़ की एक प्रजाति है जो हाल ही में खबरों में रही है? मैं फिर से नाम ले रही हूँ, डुल्सी बेला कैमचाका। अच्छा, बहुत कठिन थोड़ा नाम है। कठिन नाम है। हाँ। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, मछली है, तितली है, एल्फीपॉड है। अब सबसे कठिन तो एल्फी पॉड लग रहा है, तो मैं जिस हिसाब से नाम है तो गुलसी बेला टाइप का वही लगा दूंगा। सही बात है, ये एल्फीपॉड का ही एक प्रजाति है जो हाल ही में न्यूज़ में रहा है। अच्छा, कहाँ का है ये मैम? ये अमेरिका का है। चिली और अमेरिका के एक ओशियनोग्राफी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की, डुल्सी बेला में। अच्छा, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन ऐसा करके कुछ है। तो इसके लिए मिनिमाइजेशन, न्यूनीकरण, तो इसके लिए वैश्विक मंच का 8वां सत्र जून 2025 में आयोजित किया गया है। बेसिकली कभी कभी न्यूनीकरण को रिडक्शन भी बोलते हैं, ठीक ना, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, तो का जो सत्र है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको बता दे रहा हूँ, स्विट्जरलैंड में आपदा जोखिम न्यूनीकरण आयोजित किया गया है। और जो इसका कार्यालय है संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी कि यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन द्वारा 2 से 6 जून तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड की सरकार की मेजबानी में आयोजित किया गया है। ठीक है, हाल ही में मोदवेद उत्सव जो है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? यहाँ पे कोल है, टोडा है, भील है या सहरिया? मुझे लगता है कि पढ़ा हुआ है मेरा, तो ये जो आपका मोध बेद है या बेत है, बेसिकली मोध बेत है, ये टोडा जनजाति जो तमिलनाडु की है, हाँ, हाँ। वहाँ जो है मनाया जाता है ये। हाँ,
हाल ही में भारत ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया एक्चुअली है? ग्रीन हाइड्रोजन से बहुत सारा कुछ मैम लॉन्च हाँ, हो और चुका है, बहुत तो कंफ्यूजिंग भी हो रहा है कंफ्यूजिंग ये। है, सबका नाम जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट है। टेक कृति 2025 का संबंध जो है कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। इसका आयोजन IIT कानपुर में किया गया टेक कृति 2025 का, और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया गया। आपको बताना है कि कौन सा सही है। अ, हो सकता है कानपुर में आयोजन किया गया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता राष्ट्रपति आई होंगी जी इसका बिल्कुल, क्योंकि ये कभी न्यूज़ में इस उद्घाटन तरीके से करना। आया नहीं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो CDS थे हमारे, अनिल चौहान हैं अभी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, और इसी वर्ष मार्च के महीने में ये हुआ है। टेक कृति का आयोजन IIT कानपुर में। निसार मिशन का आपने नाम सुना होगा? हाँ, निसार पुरानी मिशन। न्यूज़ है। हाँ, निसार किसकी मिशन। जॉइंट मिशन है ये? निसार मिशन ऑप्शन देंगी मैम? निसार मैं इसको ऑप्शन नहीं देना चाहूँगी, आप वैसे ही बताइए। हाँ, तो नहीं देंगी तो भी मैं बता ही दूंगा। मैं NI को अलग अलग कर दे रहा हूँ। नासा और इसरो का मिशन है निसार मिशन, मतलब इसरो के साथ मिलकर के नासा काम करना चाह रही थी, तो निसार मिशन के अंतर्गत ही कार्य करेगी। ठीक है। माँ की रसोई पहल किसके द्वारा शुरू किया गया? मुझे लगता है कि यहीं कहीं होगा, हाँ, मतलब क्या MP है, MP में ही उत्तर लग रहा प्रदेश है। है या गुजरात है? थोड़ा उत्तर प्रदेश भी हो सकता है। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि वहाँ माँ की रसोई अयोध्या में जो है बड़ा फेमस चीज़ है ये। नहीं, महाकुंभ में फेमस हुआ ये। अच्छा। माँ की रसोई नामक एक पहल जो है वो शुरुआत की गई, और मात्र 9 रुपए में भरपेट भोजन कराया गया। मैम, खाने की क्वालिटी डिपेंड करती है, 9 रुपये में तो कुछ भी खिला सकते हैं। महाकुंभ में तो मैंने सुना है कि आधे आधे किलोमीटर के 1,000 रुपये लिए गए हैं। संगम के नाम पर छोटी गंगा में कुदा दिया गया है। चलिए, आहार 2025 भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय बागवानी मेला और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ये 4 आयोजन हुए हैं। तो आपको बताना है कि ये आयोजन कहाँ कहाँ हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, याद रखिएगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस मतलब बार्सिलोना एक स्थान है जहाँ पे आप जानती हैं फुटबॉल भी फेमस है। तो बार्सिलोना में मोबाइल बहुत ज़्यादा चलता है, तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस वहीं पर हुई है। बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला हुआ है। मुंबई में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस हुई है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस के द्वारा कॉल जोड़ी जाती है बहुत ज़्यादा मुंबई में। और आहार 2025 नई दिल्ली में हुआ है। तो फिर भी याद कर लीजिए एक बार, फिर से बोल दे रहा हूँ, आहार 2025 नई दिल्ली में। और आप बोलिए, अगर आपको याद हो गया है तो आप बोल दीजिए, ये चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में हुआ है। जी, बिल्कुल। राष्ट्रीय बागवानी बेंगलुरु में। जी, भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस जो है वो मुंबई में हुआ है। आहार 2025 नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो आपको याद से ज़्यादा जो है देखने पर ज़्यादा जोर था, मुझे लगता है। फिर भी आपने सही बताया है। अगला प्रश्न बताइए, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको PBD भी कहते हैं, वो सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई, भुवनेश्वर, पटना, अहमदाबाद? जी, भुवनेश्वर में हुआ जी है। बिल्कुल, इस बार जो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। इसका विषय है विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक है। और जो उसके अतिथि थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो त्रिनिदाद और टोबैगो के गणराज्य के राष्ट्रपति, जिनका नाम है क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, कंगारू नहीं है कंगालू है, वो आए थे कंगाल होकर के। ट्रिनिदाद और टोबैगो के जो गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। अगला पूछिए। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार मैक्सिको की खाड़ी का इन्होंने नाम बदल के कर दिया है अमेरिका की खाड़ी। अच्छा, ठीक है। इसके साथ ही जेड मोर सुरंग के बारे में आपने सुना होगा। जी, ये कहाँ स्थित है? सोनमर्ग सुरंग शायद उसका नाम बदल के कर दिया गया। जेड मोर सुरंग इसलिए उसको बोला जाता था क्योंकि उस टनल में जेड आकार का मोड़ पड़ता था, ठीक है ना। जी। तो अभी इनॉग्रेट हुआ है, मुझे लगता है कि 3 साल पहले इस पर काम इत्यादि शुरू हुआ था, और बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना थी पुरानी, और जिससे रोहतांग या मतलब मुझे लगता है कि ऊपर जाने के लिए, श्रीनगर से लद्दाख जाने के लिए अब ये मुझे लगता है कि कभी भी रुकना नहीं पड़ेगा। और इसमें ट्विन सुरंग है मैम, तो एक सुरंग अगर किसी तरह से ब्लॉक हो जाती है तो दूसरे से इवैक्यूएट करने के लिए दूसरा जो है बना रखे हैं। जी हाँ, तो कश्मीर घाटी के सोनमर्ग को लद्दाख के द्रास से कनेक्ट करेगा ये जो सुरंग है। ऑल टाइम वेदर होगी ये। जी। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में जो आयोजित हुआ था उसके बारे में 2 कथन है कि क्या ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ, पहला। दूसरा, भागीदार राज्य उड़ीसा और रूस देश जो है भागीदार देश रहा। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? मुझे दूसरे स्टेटमेंट में थोड़ा डाउट है। हाँ, तो इसमें उड़ीसा राज्य तो भागीदार राज्य था मैम, बिल्कुल सही है, लेकिन जो देश है वो रशिया नहीं है, वहाँ तंजानिया जो है उसको इसमें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल किया गया, और कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था ये दिसंबर 2024 के महीने में।
जी। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट, ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? विश्व आर्थिकी के बारे में बात कर रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ, विश्व बैंक की अंकटाड। अंकटाड के द्वारा किया जाता होगा। जी नहीं, यूएन के द्वारा किया जाता है तो आर्थिक रिपोर्ट हो सकता है कि विश्व बैंक या आईएमएफ करे, लेकिन ऐसा फील हो रहा है किया जाता है ये संयुक्त राष्ट्र यूएन के द्वारा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का हुआ था, तो ये भारत संवर्धन संगठन भारत मंडपम में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ, मतलब किन किन राज्यों को मिला करके हुआ था? भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भागीदार राज्य थे। विकसित भारत 2047 इसका भागीदार थीम थी, और फोकस राज्य जो था वो झारखंड था। अच्छा, फोकस राज्य झारखंड था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मैम, तो उसको छोड़ा जा सकता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधे जिसका नाम है यूट्रिकुलेरिया, जी जी जी। ये इसकी खोज की गई है। तो केवलादेव आपको बताना है कहाँ पे स्थित है? केवलादेव मुझे लगता है कि ये राजस्थान में आई थिंक। और ये जो यूट्रिकुलेरिया होता है, बेसिकली ये मांसाहारी का मतलब ये हुआ कि कीट पतंगों को जब उसके एक्चुअली बहुत खूबसूरत सा इनका फ्लावर होता है, तो फ्लावर पे जब वो बैठते हैं कोई भी कीड़े, तो फ्लावर जो है बंद हो जाता है, उसमें कुछ ऐसा स्टिकी सा पदार्थ लगा होता है, इससे कीड़े उड़ नहीं पाते हैं, और धीरे धीरे फिर वो फ्लावर या पेटल्स बंद हो जाती हैं, जिससे कुछ एसिडिक मटेरियल निकलने से वो पूरी तरह से गल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है मैम क्योंकि ये इस ऐसे एरिया में होते हैं इस तरह के पौधे। यूट्रिकुलेरिया हो गया, नेपेंथीज हो गया, इसको हिंदी में घटपर्णी इत्यादि भी कहते हैं, पिचर प्लांट हो गया, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है मिट्टी में, तो उस नाइट्रोजन की कमी को भरने के लिए, पूरा करने के लिए ये कीड़ों इत्यादि को खाते हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में मन मित्र पहल की शुरुआत की है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है व्हाट्सएप के माध्यम से शासन को बेहतर बनाना। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है या दोनों ही गलत है। फिर से मैं बता रही हूँ, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में मन मित्र पहल की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है व्हाट्सएप के माध्यम से शासन को बेहतर बनाना। सही लग रहा है मैम, शासन को बेहतर जी बनाना हाँ, ये लक्ष्य। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र परियोजना शुरू की है, और इससे व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी शिकायतें कर सकते हैं, जो भी बात आप पहल रखनी है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए एक व्हाट्सएप के माध्यम से ये शुरुआत की गई है। ठीक है, अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके आने की संभावना भी है कि संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग, ठीक है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग, ये भारत को वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए इस आयोग में फिर से चुन लिया गया है, और ये चुनाव जो हुआ है वो नवंबर 2024 में किया गया है। तो एक वर्ष के लिए चुना गया है, ये बात याद रखिएगा। 2025 से 26 तक भारत का टेन्योर होगा संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग। जी, इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, यूएन के द्वारा ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो 2025 को घोषित किया गया है। ठीक है, तो यूएन के द्वारा किया गया है ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ओके ओके, मतलब ग्लेशियर कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन आप बता रही हैं, यूएन के द्वारा घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है? वर्ष 2025 को। जी। हाल ही में युगांडा में अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह शिखर सम्मेलन मिशन 300 का हिस्सा है। जी, ये आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। मुझे मिशन 300 वाले में डाउट है मैम। नहीं, मिशन 300 तो सही है, पर ये जो अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन है ये तंजानिया में किया गया है, ना कि युगांडा में। अच्छा, ओके। अगला है कि कौन सी भाषा को हाल ही में लद्दाख की आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया गया है या मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन है यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, भोटी और पुर्गी। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो है रिकॉग्नाइज किया गया है लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। तो भाषाएं 4 दी हुई हैं, अंग्रेजी, हिंदी, भोटी, पुर्गी। आपको बताना है कि कौन सी भाषाएं हैं इसमें। यहाँ पे तो मुझे अंग्रेजी, हिंदी तो लग ही रहा है, इसके साथ ही भोटी और पुर्गी जो है ये भी होगा, मतलब सभी ऑप्शंस जो है वो सही हैं। जी बिल्कुल सही है। तो पुर्गी, भोटी, हिंदी, अंग्रेजी सभी भाषाओं को इसमें शामिल किया गया। अगला प्रश्न मैं एक और पूछ लेता हूँ आपसे लगातार कि अभी रेल अधिनियम संशोधन आया है, किन अधिनियमों को ये निरस्त करता है? तो मैं आपको 3 ऑप्शन बता रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन से को निरस्त कर देता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम, जिसको इंडियन आरआरबी कह सकते हैं, रेलवे बोर्ड अधिनियम। फिर आता है रेलवे अधिनियम 1989 में जो आया था, और तेल क्षेत्र अधिनियम 1948 वाला। तो आपको बताना है कि
किसको किया गया था? मुझे तो वो जो आपने रेल बोर्ड अधिनियम बताया है। जी बिल्कुल, भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम ये कर्जन के समय में 1905 में आया था और इसे जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अभी जब नए रेल संशोधन अधिनियम को मंजूरी मिली है तो उसको निरस्त कर दिया गया है, पुराना वाला भारतीय रेल बोर्ड अधिनियम को, और इसके स्थान पर रेलवे अधिनियम 1999 में रेलवे बोर्ड के गठन और संरचना से संबंधित प्रावधानों को समाहित कर दिया गया है। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा है एटीकोप्का बोम्मालू, नाम थोड़ा कठिन है, एटीकोप्का बोम्मालू, ये है क्या? क्या ये एक आदिवासियों का त्योहार है, एक प्रकार की कपड़े की कढ़ाई है, पारंपरिक